अपन पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, उसे कंप्लीट डिस्क्राइब कर चुका हूँ। अब अपन पढ़ेंगे उसका वेक्टर फॉर्म। हम जानते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है यानी एफ, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो दिया जाता है जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मेरे पास दो बॉडी है, एक बॉडी जिसका मास है मेरे पास m1, दूसरी बॉडी जिसका मास है मेरे पास m2, अगर इन दोनों बॉडी का मुझे मास दिया गया है तो इन दोनों बॉडी के बीच की सेंटर डिस्टेंस मीन्स इस बॉडी का सेंटर की डिस्टेंस और इस बॉडी के सेंटर की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर r है तो न्यूटन्स लॉ ये बोलता है कि F मीन्स फोर्स बिटवीन दीज टू बॉडीज, मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू बॉडी is equal to G. G is the universal gravitational constant. M1 means mass of the first object and M2 is the mass of the second object upon R square, that means distance between these two masses. Okay. अब हम एक चीज जानते हैं कि जो फोर्स है वो फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, और कोई भी चीज जो वेक्टर होती है उसके पास एक तो मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा उसके पास होती है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर इसकी मुझे डिटरमाइन करनी है तो डायरेक्शन पहले प्रीवियस जब मैंने ये लॉ ड्राइव कराया था तब मैंने बोला था कि जो डायरेक्शन है वो अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग टू फोर्सेस होगी, टू मासेस। मतलब इन दोनों मास को जोड़ने वाली ये जो लाइन है, इस लाइन के अलोंग ये फोर्स लगेगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं F वेक्टर। अब इसे ध्यान से देखना, अगर मैंने इसे लिखा 1 2, इसका मतलब ये है कि M1 बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय बॉडी M2। ओके, F12 मैंने लगाया, मतलब मास 1 अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मास 2। तो ये जो मास 1 है वो इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा, तो इसे हम बोलेंगे F वेक्टर 1 2। अगर मैं लिखता हूं F वेक्टर 2 1, इसका मतलब मास 2 अट्रैक्टेड बाय मास 1, मास M1। तो ये वाला फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स F21। ओके, अब मैं लिखता हूं डिस्टेंस। देखो R, अगर मैं लिख रहा हूं R12, इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 किस तरफ लगेगा? बॉडी 1 2 की तरफ जा रही है, ओके। मीन्स इसे मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं। M1 ये रहा और M2 मास है ये। अगर मैंने लिखा R12 यूनिट वेक्टर, इसका मतलब ये है कि बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, 1 से 2 की तरफ जा रही है।
ओके, और अगर मैंने R21 लिखा तो R21 का मतलब ये है कि बॉडी 2 बॉडी 1 की तरफ जा रही है। ओके, अब एक चीज ध्यान से देखो कि मैं अगर लिख रहा हूं F12 तो F12 में मैं लिखूंगा इट इज इक्वल टू G इंटू M1, इसे कट करो, G इंटू M1 इंटू M2। अब ये जो डिस्टेंस दी जाएगी वो इसके ठीक देखो, मास 1 अट्रैक्ट हो रहा है मास 2 की तरफ, तो डिस्टेंस कहां तक जाएगी? अगर ये मास 1 मास 2 की तरफ जा रहा है तो डिस्टेंस आएगी 2 से 1 की तरफ। ये अपन वेक्टर में जो डिस्टेंस का नोटेशन होता है उसे डिनोट करते हैं। तो अगर ये बॉडी इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो रही है तो इसकी डिस्टेंस अपन मेजर कैसे करेंगे? M2 यानी फाइनल से इनिशियल की तरफ। ओके, तो इसे अपन लिखेंगे R21। क्लियर? अगर मुझे इसकी डायरेक्शन देनी है तो डायरेक्शन देने के लिए R21 यूनिट वेक्टर। अब ये इससे मुझे ये पता चल गया कि इस डायरेक्शन में मूव कर M1 M2 की तरफ जा रहा है, तो डिस्टेंस कितनी होगी? फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, जब अब यहां पर देखो 21 की डायरेक्शन है ये वाली, 21 की डायरेक्शन कौन सी है? ये इधर R21। और R12 की डायरेक्शन कौन सी है? इस डायरेक्शन में। तो R21 की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, जबकि फोर्स F12 की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, यानी R21 और F12 दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए यहां पर एक साइन आता है जिसे बोलते हैं नेगेटिव साइन, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। सिमिलरली अगर मैं यहां से लिखूं F21 वेक्टर तो कैसे आएगा? G इंटू M2 इंटू M1 अपॉन R12 का स्क्वायर। तो यहाँ कितना आएगा? R12 यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन को डिनोट करती है, जो अपन बता चुके हैं। क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है, इसलिए यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन को बताता है। तो क्या यहां पर भी माइनस आएगा? ये है इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब एक चीज देखो कि प्रोडक्ट अगर मैं देखूं तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका पूरे का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। जैसे अगर मैं मानता हूं कि ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है तो सिंपल सी बात है कि ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव होगी। मीन्स F12 अगर मैंने पॉजिटिव लिया तो F21 नेगेटिव होगा, और F21 जो नेगेटिव होगा वो नेगेटिव सेम मैग्नीट्यूड का होगा। मीन्स F12 का जो मैग्नीट्यूड है वही F21 का मैग्नीट्यूड होगा। तो इसलिए मैं अगर एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूं तो दूसरी डायरेक्शन को मुझे नेगेटिव लेना होगा। इसलिए मैं इसे लिख रहा हूं F12 पॉजिटिव है तो इसका मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए नेगेटिव F21, क्योंकि F21 अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यहां से अगर मैं देखूं तो F12 प्लस F21 इन दोनों का समेशन 0 होता है, राइट? ये दोनों जो फोर्स हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसीलिए इसे अपन एक नाम से और जानते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। रिएक्शन पेयर, एक्शन एंड रिएक्शन, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, लेकिन एक्शन की जो डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन लगती है, इसीलिए इस फोर्स को बोला गया एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। अब एक चीज और ध्यान देने वाली है कि ये जो F12 है, F12 इस डायरेक्शन में लग रहा है, F21 इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये जो फोर्स है
ये सेंटर टू सेंटर लग रहा है, यानी अगर मैं देखें F12 and F21 डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ टू पार्टिकल्स, मीन्स इन दोनों पार्टिकल्स के सेंटर की तरफ लग रहे हैं, इसलिए इस फोर्स को अपन सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स को एक एक्शन एंड रिएक्शन पेयर बोलते हैं। दूसरा मैं लिख सकता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स is called the central force। ओके, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर अपन बात करते हैं। ये इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं बात करता हूं। सबसे पहला पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स is independent of intervening medium। मतलब ये जो दो मास हैं m1 और m2, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है F12 वेक्टर एंड F21 वेक्टर, ये इसके बीच में कोई भी मीडियम बना रहे, इन दोनों के बीच में भले ही चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, कोई भी मीडियम बना रहे, तो ये इस मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, ग्रेविटेशनल फोर्स obeys न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये चीज मैं लास्ट क्लास में प्रूव कर चुका हूं, जब मैंने यूनिवर्सल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया था। उस समय मैं इस बात को बता चुका था कि न्यूटन थर्ड लॉ ने ही ये बात बताई थी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ओके, तो ये बात अपन प्रूव कर चुके हैं। अब आता है थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, मतलब जो अपन ने पढ़ा है ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्ट्रिक्टली holds for point mass। मतलब ये होल्ड होता है पॉइंट मास के लिए। तो पॉइंट मास के लिए हमें इसे पॉइंट मानना पड़ेगा, तो ये पॉइंट मास पर लगता है। नेक्स्ट फोर्थ जो पॉइंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट, फोर्थ पॉइंट ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या हो गया? कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये है कि केवल दो पॉइंट पर डिपेंड करेगा, ये इस पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा कि किस पाथ से होकर के फॉलो हो रहा है। मीन्स केवल ये दो पॉइंट पर डिपेंड करेगा। जैसे मुझे अगर वर्क डन डिटरमाइन करना है, वर्क एनर्जी एंड पावर वाली यूनिट में बता चुका हूं कि वर्क अगर कंजर्वेटिव, तो ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि किस पाथ को फॉलो करते हुए है। मीन्स इट इज
इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। सपोज मेरे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट बी है। ये जो ए पॉइंट है इसे मैंने माना कि ये बेंगलोर है, बेंगलोर, और पॉइंट बी को मैंने माना मुंबई है, मुंबई। अब मेरे पास बेंगलोर से मुंबई जाने के लिए कई रास्ते हैं, लेकिन मैं मतलब मेरा ये जो वर्क है वो वर्क इस पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा कि मैं किस पाथ से होते हुए गया हूं। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, मतलब मुझे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, क्या मैं पहुंच गया या नहीं पहुंच गया, ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए इस तरीके के जो वर्क होते हैं, मतलब कंजर्वेटिव जो फोर्स होते हैं, इन्हें आप लिख सकते हो कि वर्क नेट इज इक्वल्स टू W1 माइनस W2। लेकिन अगर कंजर्वेटिव वर्क नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव वर्क है, तो आप कभी भी ये नहीं लिख सकते कि W नेट इज इक्वल्स टू W1 माइनस W2। ये जैसे ही तुमने लिखा तो ये गलत हो जाएगा, ये चीज गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर ये नॉन कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि ये पाथ पर डिपेंड करेगा कि किस रास्ते से होकर के तुम गए। क्लियर? तो ये पाथ पर डिपेंड करता है नॉन कंजर्वेटिव, ये कंजर्वेटिव पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स ये कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब ये किसी पाथ पर डिपेंड नहीं करे। राइट? अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, सॉरी फिफ्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हो चुकी है, फिफ्थ पॉइंट है द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स between two bodies is independent of the presence of other bodies, the presence of other bodies। मतलब कहने का ये है कि अगर मेरे पास बॉडी 1 है और मेरे पास बॉडी 2 है, तो ये जो बॉडी 1 है तो बॉडी 2, इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो यहाँ पर रखी अदर जितनी भी बॉडीज हैं उन बॉडीज पर डिपेंड नहीं करेगा। अदर कोई भी बॉडीज हो, अगर इन ये दो बॉडी मैंने कंसीडर किए तो इन दो बॉडीज के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स केवल इन दोनों बॉडीज के मास पर ही डिपेंड करेगा। अदर कोई भी बॉडी रखी हो इस बॉडी से ये इंडिपेंडेंट होगा। ओके, अब लास्ट सिक्स पॉइंट दैट इज इंपॉर्टेंट, लाइन ऑफ एक्शन, line of action of gravitational force is passed from fixed point, it obeys inverse square law, inverse square law that is called central force, central force। मतलब जैसे ये बॉडी ए है, ये वाली बॉडी बी है, इन दोनों बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर टू सेंटर लग रहा है। तो ये जो सेंटर टू सेंटर फोर्स लग रहा है इसलिए इसे हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स। और ये जो फोर्स है ये ओबे करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है मैं प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से इसे बता चुका हूं। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब है
a force is inversely proportional to square of the distance between these two body. मतलब ये बॉडी और ये बॉडी, इन दोनों के बीच की जो भी डिस्टेंस है, सपोज आर इनके बीच की डिस्टेंस है, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स इनके बीच की डिस्टेंस के इनवर्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा. ये है इनवर्स स्क्वायर लॉ. थैंक यू. थैंक यू. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. लाइक एंड सब्सक्राइब.